हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है सेम सेक्स मैरिज पे, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आने वाला है सेम सेक्स मैरिज को लेके। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सेम सेक्स मैरिज होता क्या है। सेम सेक्स मैरिज होता है कि मतलब सेम जेंडर के लोग, जैसे कि लड़का और लड़का आपस में शादी कर सकते हैं या नहीं, कि लड़का या लड़की और लड़की आपस में शादी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज हमारे इंडिया में वैलिड नहीं है। और इसी चीज़ के लिए ये डिसीजन आने वाला था कि क्या सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लीगल वैलिडिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनली डिसीजन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम सारा ऑब्जर्वेशन करेंगे डिसीजन को, कि क्या ऑब्जर्वेशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या रीजंस दिए हैं और क्या डायरेक्शन दी हैं और डिसीजन क्या है। तो उसी के साथ मैं सबसे पहले आपको डिसीजन बता देता हूँ डायरेक्टली कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है, उसके बाद हम इसकी ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो 2/3 की मेजोरिटी से दिया गया है, और वो डिसीजन दिया गया है कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसे लीगल वैलिडिटी नहीं मिलेगी। तो सेम सेक्स मैरिज को लीगल वैलिडिटी नहीं मिली है, और जो डिसीजन फेवर में गया है वो सरकार के फेवर में गया है, यूनियन ऑफ इंडिया के फेवर में गया है। और इसे सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैरिज फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए लीगल वैलिडिटी उसे नहीं दी जा सकती। और इस पर लॉज बनाने का जो काम है वो पार्लियामेंट के पास है, तो इसलिए हम बस लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं और लॉ को चेंज नहीं कर सकते। तो ये फेवर में गया है यूनियन ऑफ इंडिया के। तो काफ़ी देश के जो लोग हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया है इस जजमेंट का, और काफ़ी सपोर्ट में भी हैं। और वो किस लिए हैं, लेकिन हमें उसके रीज़न जानने जरूरी हैं, इसलिए हम पूरी ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी लॉ बनता है वो हर चीज़ को देख के बनता है, उसके गलत इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए लॉ को बड़े ध्यान से बनाया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो डिसीजन दिया है वो काफ़ी अच्छा दिया है, रीजंस के बेसिस पे दिया है। उन्हीं रीजंस को हम जानेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, उससे पहले हम समझेंगे कि ये जो सेम सेक्स मैरिज के लिए जो कम्युनिटी है LGBTQIA+, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि जो पेटिशनर हैं ये पेटिशनर की तरफ से ही थे कि इनके लिए सेम सेक्स मैरिज की वैलिडिटी मिले। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो एल का मतलब होता है लेस्बियन, मतलब कि जो फीमेल फीमेल होती हैं, एक दूसरे में इंटरेस्टेड होती हैं सेक्सुअली, उन्हें कहते हैं लेस्बियन। जो गे होते हैं, बॉय बॉय, लड़का लड़का जो आपस में सेक्सुअल डिजायर रखते हैं आपस में, वो होते हैं गे। देन बाईसेक्सुअल हम उन्हें कहते हैं जो लड़के भी हो सकते हैं लड़की भी, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट दोनों में है। कोई गर्ल्स है वो बॉयज़ में भी इंटरेस्टेड है और गर्ल्स में भी है, वहीं एक तरफ बॉय है वो गर्ल्स में भी इंटरेस्टेड है बॉयज़ में भी, तो उन्हें हम कहते हैं बाईसेक्सुअल। ट्रांसजेंडर हम उन्हें वो कहते हैं कि जो बाई बर्थ तो किसी और बॉडी में होते हैं, मतलब बाई बर्थ उनकी बॉडी गर्ल्स या बॉयज़ की हो सकती है, लेकिन जो उनका सोल है वो अलग होता है। जैसे कि आप कोई गर्ल्स हुआ है बाई बर्थ, लेकिन वो उसे पता चलता है कि मैं गर्ल्स की तरह मेरी फीलिंग नहीं है, मैं बॉयज़ हूँ, तो वो जब बाद में ट्रांसलेट करा लेते हैं अपने जेंडर को, तो हम कहते हैं उन्हें ट्रांसजेंडर, जो अपने जेंडर को ट्रांस करा लेते हैं, तो वो हो गए ट्रांसजेंडर। वहीं क्यों फोर कई बार तो ये एज एन अम्ब्रेला टर्म यूज़ होता है, मतलब जितने भी नॉन हेट्रोसेक्सुअल हैं उन सब के लिए क्यों स्टैंड करता है। हेट्रोसेक्सुअल मतलब बॉय और गर्ल्स का जो रिलेशनशिप होता है हम उन्हें हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं, उसके अलावा जो भी हैं तो हम उन्हें नॉन हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं। तो उन सब के लिए क्यों वर्ड जो होता है वर्ड होता है क्यूयर कम्युनिटी। एंड कई बार ये क्यों इंडिविजुअल भी होता है, मतलब उनके लिए जो अनश्योर हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, मतलब वो हैं तो कुछ, लेकिन उनके श्योर नहीं है कि उनमें बॉयज़ की फीलिंग है या गर्ल्स की फीलिंग है, वो मतलब अवेयर नहीं है अपनी फीलिंग्स के लिए। वहीं आई मतलब होता है इंटरसेक्सुअल, यानी कि वह जो बाई बर्थ ना तो मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं, मतलब उनके जो इंटरनल बॉडी पार्ट होते हैं वो इस तरीके से डेवलप नहीं होते कि वो समझा जाए कि वो मेल हैं फीमेल हैं। तो वो जो हम आम भाषा में जिन्हें हम किन्नर भी कहते हैं, ये होते हैं इंटरसेक्सुअल। एंड देन आता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब कि जिनमें कोई सेक्सुअल डिजायर ही नहीं होते, कोई सेक्सुअल ड्राइव नहीं होती, देयर इज नो सेक्सुअल ड्राइव, वो रोमांटिक नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें किसी से प्यार नहीं होता, वो प्यार होता है, बट उनके सेक्सुअल डिजायर नहीं होते, वो इस तरीके से सेक्सुअल डिजायर उनके मन में नहीं रहते, तो हम उन्हें कहते हैं एसेक्सुअल। वहीं प्लस मतलब जितने भी अगर कोई नई कम्युनिटी आती है, इतने सारे ये वर्ड हो जाते हैं, तो प्लस बाकियों के लिए कर दिया कि ऐसी कोई कम्युनिटी जो आइडेंटिफाई नहीं है तो उसके लिए प्लस। तो आई होप आपको LGBTQIA का मतलब समझ में आ चुका होगा। देन अब हम केस डिस्कस करेंगे कि केस क्या है। तो जो केस है
ये लीगल वैलिडिटी के लिए ही आया था सुप्रीम कोर्ट में, और ये 5 जजों की बेंच इसमें बैठी थी। 5 जजेस कौन कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़, हमारे चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, और संजय कृष्ण कौल, एंड जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, एंड हेमा कोहली, एंड जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा। तो ये 5 जजेस की बेंच हमारी बैठी थी, और 10 दिन इसकी हियरिंग चली केस की। देन उसके बाद इसमें डिसीजन आया। तो जो डिसीजन है वो क्या है? इससे पहले हम पेटिशनर की कंसेंट देखते हैं। पेटिशन ने जो कंसेंट दी वो इक्वल राइट्स के लिए दी, एंड लीगल रिकॉग्नाइजेशन अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट टू ग्रांट डिग्निटी टू देयर यूनियन। तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में उस अपनी मैरिज को चाहते थे, क्योंकि जो मैरिज होती है वो डिग्निटी देती है उनकी यूनियंस को, तो इसलिए उन्होंने लीगल रिकॉग्नाइजेशन मांगा था मैरिज के लिए पेटिशनर। वहीं गवर्नमेंट का स्टैंड ये था कि ये पार्लियामेंट का काम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करे, और वहीं मैरिज अगर वो देते हैं तो काफ़ी सारे लॉज इम्पैक्ट होंगे, बहुत सारे लॉज इम्पैक्ट होंगे जो चेंजेस करने पड़ सकते हैं, तो जिससे पार्लियामेंट का बर्डन बढ़ेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि हम कमेटी सेटअप करेंगे जो कि हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी होगी उनके अंडर में, और इस डिस्कशन करेंगे उस चीज़ पे कि क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये दोनों की कंटेंशन थी। वहीं जो स्पेशल ये जो पूरा केस है ये स्पेशल मैरिज एक्ट के बेसिस पे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो पर्सनल लॉज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी हिंदू लॉ जो हैं और मुस्लिम लॉ जो हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये जो मैरिज का कॉन्सेप्ट आया सारा का सारा ये केस स्पेशल मैरिज एक्ट्स पर है, कि स्पेशल मैरिज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें लीगल वैलिडिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वहीं अब इसमें खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अपोज नहीं करा, काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपोज करा जो कि सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट में थे। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 22 देशों में, पूरी दुनिया में जो 32 देश हैं, 32 देश जो हैं, 32 कंट्रीज़ में ये सेम सेक्स मैरिज अलाउ है। और फर्स्ट कंट्री जो था वो ताइवान था जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया था। तो चलिए इन सब चीज़ों को हमने समझ लिया, बेसिक चीज़ों को। अब हम केस की स्टडी पे चलते हैं कि हमारे जजेस ने क्या जजमेंट दी है, और इस केस में 4 जजों ने अपनी जजमेंट दी है, बाकी जो हमारी हेमा कोहली जी जज हैं जस्टिस, उन्होंने अपना समर्थन कराया, उनकी कोई वैसी सेपरेट जजमेंट नहीं है। तो वहीं हम एक एक करके देखेंगे किस जज ने क्या बोला है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ अपनी जजमेंट में क्या बोलते हैं, वो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि गवर्नमेंट का जो स्टैंड था कि जुडिशरी इस मैटर में डील नहीं कर सकती, वो उनका डोमेन नहीं है। तो जुडिशरी यही क्लियर करती है कि उनके पास जुडिशियल रिव्यू है। डी.वाई. चंद्रचूड़ कहते हैं कि जुडिशियल के पास जुडिशियल रिव्यू है और वो किसी भी लॉ का रिव्यू कर सकती है, तो वो इस मैटर में डील कर सकती है। इसके साथ सीजीआई ये कहते हैं कि क्यूरनेस इज़ नाइदर अर्बन नॉर इलाइट। यह माना जाता है कि जो क्यूर कम्युनिटी के लोग हैं वो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इसी पे ये कॉन्सेप्ट एक बना दिया गया है कि वो अर्बन एरियाज़ में ही क्यूर कम्युनिटीज़ के लोग हैं। इसलिए सीजीआई अपने ओपिनियन में कहते हैं कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही समलैंगिक होने का दावा नहीं किया जाता। गाँव की महिला, जो एक छोटे गाँव की महिला है जो कृषि कार्य में है, वो भी अपने समलैंगिक होने का दावा कर सकती है। वहीं आगे सीजीआई अपने ओपिनियन में ये कहते हैं, इट इज़ इनकरेक्ट टू कैटेगराइज मैरिज एज ए स्टेगनेंट एंड अनचेंजिंग इंस्टीट्यूशन। तो ये चीज़ को ध्यान रखना कि मैरिज जो है स्टेगनेंट और अनचेंजिंग इंस्टीट्यूशन को कहना गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना था कि बायोलॉजिकल मेल और फीमेल ही सिर्फ मैरिज कर सकते हैं। तो वहीं सीजीआई कहते हैं कि ये गलत है कि मैरिज सिर्फ मेल और फीमेल ही कर सकते हैं, क्योंकि मैरिज एक चेंजिंग इंस्टीट्यूशन है। इसके आगे जो सीजीआई कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो स्पेशल मैरिज को स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती, क्योंकि ये पार्लियामेंट का काम है। क्योंकि अगर वो स्ट्रिक डाउन करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट को, तो जो देश है वो काफ़ी पीछे चला जाएगा, आज़ादी से पहले पीछे तक चला जाएगा। क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट एक मॉडर्न एक्ट की तरह है, क्योंकि आप जब शादी करते हैं, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉज हैं। अगर जब हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपको अपना पहले कन्वर्शन करना पड़ता है, उसके बाद आप शादी करते हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अलग अलग धर्म के लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी कर सकते हैं। वहीं सीजीआई कुछ गाइडलाइंस भी देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो गाइडलाइंस ये हैं, इंश्योर करें कि क्यूर कम्युनिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेट ना हो सोसाइटी में, और देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेट इन एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विस। और ये कहते हैं कि समाज को अवेयर करें क्यूर कम्युनिटीज़ के लिए, क्यूर कम्युनिटीज़ के जो राइट हैं उसके लिए समाज में अवेयरनेस लाए,
एंड क्रिएट सेफ हाउसेज फॉर क्यूर कपल्स, जो क्यूर कपल हैं उनके लिए सेफ हाउसेज क्रिएट करें। इंश्योर इंटरसेक्स चिल्ड्रन आर नॉट फोर्स्ड टू अंडरगो ऑपरेशन, इंश्योर करें कि इंटरसेक्स चिल्ड्रन आर नॉट फोर्स्ड टू अंडरगो ऑपरेशन एंड नो पर्सन शैल बी फोर्स्ड टू अंडरगो एनी हार्मोनल थेरेपी, तो किसी पर्सन को हार्मोनल थेरेपी के लिए फोर्स ना किया जाए। और पुलिस को भी गाइडलाइंस देती है कि वो क्यूर्स पीपल को हरेस ना करे और एफआईआर करने से पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करें। तो ये सारी गाइडलाइंस सीजीआई अपनी जजमेंट में देते हैं। और इसी के साथ वो कारा गाइडलाइंस पे भी बात करते हैं कि कारा गाइडलाइंस जो है वो डिस्क्रिमिनेट करती है, क्योंकि कारा गाइडलाइंस जो कि अडॉप्शन के लिए गाइडलाइंस बनाती है कि वो डिस्क्रिमिनेट करती है अनमैरिड कपल्स के साथ और क्यूर कपल्स के साथ, और ये आर्टिकल 14 का वॉयलेट करती है, इसलिए वो अडॉप्शन के फेवर में बात करते हैं। सीजीआई कहते हैं कि क्यूर कपल और अनमैरिड कपल को भी अडॉप्शन मिलना चाहिए और ये इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वहीं जस्टिस संजय कृष्ण कौल जो अपनी बात रखते हैं वो ज़्यादातर व्यू अपने एग्री करते हैं सीजीआई के साथ, और वो कहते हैं कि उनका कहना होता है कि जो सिविल यूनियंस हैं, सिविल यूनियंस का राइट्स मिलना चाहिए नॉन हेटेरोसेक्सुअल कपल को। सिविल यूनियंस का मतलब कि वो सारे राइट्स मिलने चाहिए जो एक हेटेरोसेक्सुअल कपल को मिलते हैं, वो राइट्स उन्हें भी मिलने चाहिए। हेटेरोसेक्सुअल कपल वो होते हैं जो कि मेल और फीमेल होते हैं, बाकी इनके अलावा जितने भी कपल्स हैं उन्हें हम नॉन हेटेरोसेक्सुअल कपल्स कहते हैं। तो उनका यही एग्री था कि उन्हें सिविल यूनियंस का राइट मिलना चाहिए। तो ये थे माइनर ओपिनियन, ये दोनों जजेस के माइनर ओपिनियन थे। उसके बाद जस्टिस भट्ट डिसएग्री करते हैं और वो फेवर में बात रखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के। तो वो ये कहते हैं कि ये जो लॉ का काम, ये जो मैटर है वो हमें पार्लियामेंट में ही छोड़ देना चाहिए डिसाइड करने के लिए कि वो इस पे लॉज बनाएं, ये जुडिशरी का काम नहीं है। और वो सीजीआई के व्यू से एग्री नहीं करते और वो सेंट्रल को हाई पावर कमेटी बनाने के लिए कहते हैं। जो सेंट्रल कहते हैं ना कि हमें हाई पावर कमेटी बनानी है इस मैटर में देखने के लिए, तो वो इसके लिए कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते, क्योंकि इससे काफ़ी सारे लॉज को इम्पैक्ट होगा, जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट में काफ़ी कपल्स को जो राइट्स मिलते हैं तो उनके साथ गलत होगा। वहीं वो कारा गाइडलाइंस को कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, वो नहीं कहते कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है कारा गाइडलाइंस, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हैं। वहीं नरसिम्हा राव जो हैं, जस्टिस नरसिम्हा राव, वो हर व्यू पे एग्री करते हैं जस्टिस भट्ट के साथ, और वो कहते हैं राइट टू मैरी इज़ द ओनली स्टैट्यूटरी राइट नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो राइट टू मैरी है वो स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, राइट टू चॉइस है वो। और वो जस्टिस भट्ट के साथ एग्री करते हैं और कारा गाइडलाइंस को भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, कारा गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशनल है। वहीं जस्टिस हिमा कोहली दोनों जजेस के साथ एग्री करती हैं। तो मेजर ओपिनियन में जो 2/3 की मेजोरिटी आती है, हिमा कोहली जो हैं वो जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा राव के साथ एग्री करती हैं, अपना सेपरेट जजमेंट नहीं देती हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो 2/3 की मेजोरिटी से होती है। और कंक्लूजन ये है कि देयर इज़ नो लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती, क्योंकि मैरिज जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी राइट है। और जो वो बनाने का लॉ बनाने का काम है वो पार्लियामेंट पे है, वो पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, जुडिशरी लॉ नहीं बना सकती, जुडिशियल बस रिव्यू कर सकती है। तो फाइनल जजमेंट यही है कि उन्हें लीगल राइट नहीं मिला एलजीबीटी कम्युनिटी को सेम सेक्स मैरिज के लिए। अब इस पे काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं जजमेंट को और काफ़ी लोग समर्थन में भी हैं। तो रीज़न यही सारे हैं, और जो कि मुझे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट काफ़ी अच्छी लगी, मैं अपने ओपिनियन में कहूँ तो, क्योंकि अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते तो काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ सकती थी। इसलिए इसके लिए स्पेशल कमेटी की ज़रूरत है, और जो गवर्नमेंट है वो उनके राइट्स के लिए ज़रूर बातें करें। क्योंकि क्या है कि जो उसमें वर्ड हैं मेल फीमेल हस्बैंड एंड वाइफ, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें अलग हो सकती थी। लाइक जैसे कि अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें कि शादी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये सही बात है कि शादी फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आपको पता हो कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट वेव, हम फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकते। अगर मैरिज फंडामेंटल राइट हो तो क्या हम फिर सबको शादी करनी पड़ेगी? इसका मतलब अगर शादी फंडामेंटल राइट बन जाती है तो कोई अपने फंडामेंटल राइट वेव नहीं कर सकता, मतलब सबको शादी करनी ही पड़ेगी।
जबकि कुछ लोग शादी करने में बिलीव नहीं रखते, शादी नहीं कर सकते। तो शादी एक राइट टू चूज़ है कि शादी करना चाहते हैं तो करें, शादी नहीं करना चाहते तो ना करें, किस पार्टनर के साथ करनी है, किसके साथ नहीं करनी। तो ये तो रियलिटी है कि शादी फंडामेंटल राइट नहीं है। इसी के साथ कुछ चीज़ें ये भी ऑप्शन में आ सकती हैं कि उनमें से हम हस्बैंड किसे कंसीडर करेंगे और वाइफ किसे कंसीडर करेंगे। जैसे मेंटेनेंस के केस आते हैं तो उस केस में हम किसको किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे। जैसे आमतौर पे क्या होता है कि जब अगर वाइफ है तो वाइफ हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसे एक मेंटेनेंस देते हैं खर्चे चलाने के लिए जब कभी डिवोर्स प्रोसीडिंग होती है। तो ऐसे केस में हम किसे रिस्पॉन्सिबल मानेंगे कि वो अपने पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि इशू क्रिएट कर दें। और वहीं अगर डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो डोमेस्टिक वायलेंस में आप क्या किसे हस्बैंड मानेंगे, किसे वाइफ मानेंगे, ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। अब अडॉप्शन की बात करें तो अडॉप्शन में भी अडॉप्शन काफ़ी क्रिटिकल इशू है कि जैसे कि अडॉप्शन में अगर आप देखें तो एक फ़ीमेल है, फीमेल एक जब मेल को अडॉप्ट करती है, सिंगल फीमेल है, अगर वो सिंगल पेरेंट जो है वो मेल को अडॉप्ट करती है तो उसमें 21 साल का डिफरेंस होता है। वहीं एक जो सिंगल मेल पेरेंट्स है वो अडॉप्ट ही नहीं कर सकता गर्ल्स को, तो उसके पीछे भी कुछ सर्टेन रीजंस हैं। इसीलिए जो अडॉप्शन का राइट है उसको काफ़ी ही ध्यान में देख के ही दिया जाएगा कि अडॉप्शन ईजिली नहीं दे सकते। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि एक कमेटी फॉर्म हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल कमेटी फॉर्म करे और इनके लिए एक स्पेशल लॉज बनाए और वो सारे राइट इन्हें मिलने चाहिए जो एज ए ह्यूमन है। क्योंकि देखो अगर हम रियलिटी में हम एक सेक्सुअल डिज़ायर को निकाल दें तो बाकी सब इंसान ही हैं, बस सबके सेक्सुअल डिज़ायर ही अलग अलग हैं। तो एटलीस्ट जो हमारे ह्यूमन राइट हैं, जो हर ह्यूमन के लिए राइट्स हैं, ज़रूरी हैं, वो सबको मिलने चाहिए। तो इसके लिए स्पेशल कमेटी की ज़रूरत है, उस पर काफ़ी डिस्कशन करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये जो जजमेंट है वो LGBT कम्युनिटी के लिए एक गलत साबित है, ये एक पॉजिटिव जजमेंट है क्योंकि आज हम उनके राइट्स की बात कर पा रहे हैं। इस जजमेंट के बाद कमेटी फॉर्म होगी और हम उनके राइट्स की बात कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले कभी उनके राइट्स की बात करी भी नहीं गई। तो मेरा मानना यह है कि LGBT कम्युनिटी के लिए ये कोई ऐसा नहीं है, ये हार है, ये एक तरह की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आज हम उनके राइट्स की बात कर रहे हैं और आज नहीं तो कल उन्हें डेफिनेटली राइट्स मिलेंगे। एंड होप गाइज आपको ये पूरी जजमेंट समझ में आई होगी। और तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।